For a person like me who did not join any coaching, sociology के लिए I completely relied on you, completely. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है. You have reached a lot of people who are sitting at their homes और वहां से वो पढ़ रहे हैं और इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम कोमल, और बहुत बहुत बधाई वंस अगेन. और बधाई ज़्यादा बड़ी बात इसलिए क्योंकि जो हाईएस्ट मार्क्स किसी सब्जेक्ट में ले पाना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है, और ये इट्स अ बिग अचीवमेंट. बहुत बहुत टाइम बाद ही कोई कर पाता है, और तो इसीलिए मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम की तरफ से भी, सबकी तरफ से, कि ये बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल हुआ आज. Thank you so much, sir, and thank you for inviting me here. Thank you so much. तुम डॉक्टर हो, है ना? तुमने बीडीएस किया? हाँ जी. ओके, तो आफ्टरवर्ड्स ये यूपीएससी की तरफ रुख क्यों कर लिया? अभी तो जैसे मैं देखता हूँ कितने बीडीएस हैं दुनिया में, और इतने जो बड़ी बड़ी क्लिनिक्स हैं और पैसे कमाते होंगे, तो यूपीएससी की तरफ कैसे आ गए? तब मेरी रूममेट थी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था इसके बारे में. शी वॉज थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग एंड शी इज प्रिपेयरिंग. उसने मुझे बताया और फिर मैंने खुद अपना थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया इसके बारे में, तो थोड़ा इंटरेस्ट आ गया. लेकिन दिस वाज इन थर्ड ईयर एंडिंग एंड फाइनल ईयर इन बीडीएस इज वेरी हेक्टिक. तो फाइनल ईयर में इतना ज्यादा सोचा नहीं. फिर इंटर्नशिप जब स्टार्ट हुई तो फिर ऐसा लगा, क्योंकि ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा था. लेकिन इंटर्नशिप में ऐसा था कि पेशेंट से डीलिंग बढ़ गई, एकदम डेली पेशेंट से मिलने लगे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो पेशेंट्स काफी ज्यादा ओपन अप भी होते थे. और डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है, पेशेंट से कनेक्ट फील करते हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है उनको डॉक्टर्स में. तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना बताना शुरू किया, तो फिर ऐसा लगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. तो उसकी वजह से ऐसा लगा कि मे बी इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए टू रीच पीपल. तो फिर तब मुझे लगा कि यूपीएससी कैन बी दिस प्लेटफॉर्म. तो कितना, जैसे पहला अटेम्प्ट कब दिया और कितना टाइम पढ़ के दिया, कैसे पढ़ाई की? सर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी 2019 में इंटर्नशिप के साथ ही. बट सिंस वो इंटर्नशिप के साथ ही तो मैं फुल टाइम जा नहीं पाती थी, बहुत छुट्टियां होती थी, काफी इरेगुलरिटी थी. मोरओवर कोविड हो गया था बीच में. तो फिर उसके बाद लेकिन 2020 का अटेम्प्ट दिया था, लेकिन दैट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर आल्सो आई कुड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स. तो 2 साल. और जो ऑप्शनल भी साथ साथ पढ़ा? सर ऑप्शनल नहीं पढ़ा, रादर तो स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में ऑप्शनल नहीं पढ़ा. ऐसा था, एक अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स नहीं निकला तो ऐसा लगा कि प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो ऑप्शनल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. तो ऑप्शनल एकदम नेग्लेक्टेड पोर्शन था. लेकिन 2021 का भी जब प्रीलिम्स नहीं निकला तो फिर मुझे लगा कि रिवैम्प करने की जरूरत है सब चीज एकदम. तो फिर स्क्रैच से शुरू किया फिर से कि अब सब चीज पढ़ना है, मेंस का अच्छे से पढ़ना है. फ्रिंज सब्जेक्ट्स जो मेंस के हैं वो काफी इग्नोर थे, तो वो सब अच्छे से पढ़ा. उसके बाद ऑप्शनल पूरा इग्नोर किया हुआ था, एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ा था. और तो उसको भी अच्छे से फिर 2022 के अटेम्प्ट के लिए ही पढ़ा. ऑप्शनल पर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ पूछना कि ना, बहुत बच्चे कंसर्न हैं कि प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा. तो प्रीलिम्स बहुत बड़ी एक मुसीबत बन चुकी है जिंदगी में बच्चों की. तो उस केस में मेंस की मोटिवेशन कैसे लेकर आए, या फिर कैसे बदलें कि प्री क्रैक हो जाए? जैसे तुम्हारा अगर 2 बार नहीं हुआ तो थर्ड टाइम कैसे क्या बदला कि क्रैक हो गया? सर मुझे ऐसा लगा कि मेरी नॉलेज काफी सुपरफिशियल थी. मैं एकदम अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी. तो मैंने अपने प्रिपरेशन में यही चेंज लाया कि मैंने मेंस के लिए पढ़ना शुरू किया, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप की, सब चीज जो भी मैं पढ़ रही थी उसका एनालिसिस किया. और उससे मुझे फील हुआ कि प्री में भी बहुत हेल्प मिल रही है. मेंस आंसर राइटिंग में तो डेफिनेटली इट हेल्प्स, बट प्री में भी, क्योंकि प्री में भी ऐसा है कि बहुत छोटी छोटी चीजों पे दे कंफ्यूज अस. तो वो तभी आती है व्हेन वी स्टार्ट एनालाइजिंग व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग. और अब सोशियोलॉजी के बारे में चाहता हूँ पूछना मैं कि सोशियोलॉजी की तरफ कैसे जो रुझान, या फिर कि सोशो चूज किया जाए? मेडिकल बैकग्राउंड भी है. सर क्योंकि मेरा डेंटिस्ट्री था तो वो ऑप्शनल में है नहीं. तो वो रूल आउट हो गया कि बैकग्राउंड कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा इसमें.
फिर उसके बाद लेकिन मुझे सोसाइटी में और सोशल इश्यूज में हमेशा से काफी इंटरेस्ट था। ओके और ये तो मतलब ये पहले की बात है, जब मैंने यूपीएससी में नहीं भी पढ़ रही थी यूपीएससी ओके के लिए, या कोई एक रुझान नहीं था, लेकिन बट फिर भी मुझे था कि सोशल इश्यूज में मेरा हमेशा से बहुत ओके इंटरेस्ट रहा है। तो राइट इसलिए मतलब मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं करा सोशोलॉजी पे करने से पहले। मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने पहले अटेम्प्ट में स्टडी भी नहीं किया था, लेकिन फॉर्म में तो फिल करना होता है, तो राइट तब भी मैंने सोशोलॉजी ही फिल किया था। ओके क्योंकि मुझे ओके ये था कि वट एवर आई डू मैं ऑप्ट तो सोशोलॉजी करूंगी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पूरा है उसमें। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है मेरे पास कि रोल मॉडल है कोई आपका सोशोलॉजी को लेकर? लेट्स से अगर इसकी ऐसा कुछ हो जाए मेरा तो जिंदगी मजा आ जाता मुझे, क्योंकि अभी यूल बी द रोल मॉडल है ना, तो इसके पहले तुम्हारा कौन कौन रोल मॉडल था? सृष्टि मैम, बिकॉज उनकी कॉपीज वगैरह देखते थे, ओके और उनका रैंक इतना अच्छा था, उनके मार्क्स इतने अच्छे थे, और तो सब कुछ उनको ही रोल मॉडल बनाया था। ओके उनका लग रहा था कि उनको कॉपी करना है, उनकी कॉपीज वगैरह बहुत पढ़ी है मैंने तो। ओके, तो स्लाइटली इम्प्रूव कर दिया उस पर, है ना? तो वो तो अच्छी बात है। 312 मैम शी से गॉट। मैं एक बार मिली भी थी। ओके मतलब आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हर ओके वंस, और इस वजह से भी शायद एक बहुत ज्यादा वो था कि सिंस आप किसी को देख लेते हो, किसी से मिल लेते हो, तो फिर आपको और लगता है कि इनके जैसा करना है। नहीं, शी तो इज वो भी अ था। रोल मॉडल ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। रादर हमें भी बहुत बच्चों की अभी भी चिट्ठियां आती हैं बिकॉज जो सृष्टि को एड्रेस्ड होती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है वो कि शी इज इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा देख रहा है अभी, अगर सोशो चाहता है शुरू करना, तो रिसोर्सेज कैसे कैसे जो इमेजिन करे, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे, क्या प्लान बनाए सोशोलॉजी को लेकर? सर, मुझे लगता है कि मैं अपने सोर्सेज बता सकती हूँ और अपनी स्ट्रैटेजी जो भी थी। राइट और मुझे लगता है इट हेल्प्ड मी अ लॉट एंड इट हैज द पोटेंशियल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। इट इज वेरी सिंपल। आई स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स। I did not join any coaching. I completely relied on your channel for ओके this. राइट और मैंने सोशोलॉजी की जो प्लेलिस्ट थी आपके चैनल पे, वो देखना स्टार्ट की थी, और उसी से मैं नोट्स बनाती जाती थी। और उसके अलावा फिर मैंने एसेंशियल्स ऑफ सोशोलॉजी जो है नितिन सांगवान सर की, राइट उसको रेफर किया साथ में, और अपने नोट्स में ही ऐड करती चली गई। उसके अलावा आई ऑल्सो ऑर्डर्ड विकास रंजन सर्स नोट्स ओके एंड रेड देम वंस और ट्वाइस। ओके एंड उसमें से भी कुछ पॉइंट्स अपने अपने जो नोट्स बनाए थे मैंने लेक्चर्स देख देख के, उसी में सब कुछ दूसरे सोर्सेस का ऐड करती चली गई, ताकि एक जगह सारे नोट्स हो गए। राइट सॉरी। तो हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के ऐसे करके सारे नोट्स एक जगह कंपाइल हो गए, और उसी को फिर बार बार रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया कि इसमें से कैसे लिखना है आंसर। इसमें टॉपर्स की कॉपीज काम आती हैं, क्योंकि कंटेंट हो जाता है, लेकिन जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मैं बहुत सारा लिख रही थी, मेरा वर्ड लिमिट बहुत एक्सीड हो रहा था, और मुझे उसको कंसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर 2 पेज में ही आंसर लिखना है तो सब चीज लिखना है, मुझे इतना सारा याद आ रहा है, तो हाउ डू आई फिट ऑल इन। तो उसमें सब कॉपीज देखी पुराने टॉपर्स की, और उसके बाद उसमें किया। और उसके अलावा मैंने एक और करा था, जैसे आपने रट्टाफिकेशन शीट्स प्रोवाइड करी थी, राइट जो शॉर्टर नोट्स थे फॉर इजी रिवीजन, तो मैंने वो अपने भी खुद के भी बनाए थे। अच्छा क्योंकि एकदम हर टॉपिक के ऐसे एकदम 1 पेज में या हाफ पेज में ऐसे टाइप के, कि उसमें एकदम थिंकर्स और इन अ सेंटेंस उनकी बात जो भी वो कहना चाहते हैं ऐसे। और उसके अलावा डेफिनेशंस का मैंने एक पूल बना लिया था, ताकि जो भी क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन से एकदम इंट्रोडक्शन क्लिक होना चाहिए ना, तो उसके लिए डेफिनेशंस मुझे लगता है कि बेस्ट होती हैं टू ओपन विद। राइट तो ये काफी दैट अच्छी इज चीज है, ऑल दैट आई डिड। क्योंकि एक काफी मुश्किल चीज होती है कि क्वेश्चन देख के हम उसकी शुरुआत कैसे करें। एक बार शुरू हो जाए तो काम आसान हो जाता है लिखना। तो ये अच्छा एक पॉइंट है आपके पास कि अगर इंट्रोडक्शन की ही एक लेट्स से पूल बना लिया जाए तो और आसान कहानी हो सकती है। ओके, तो इसके लिए टाइम कितना लगा? ये काफी ज्यादा एफर्ट है ये, तो कितना टाइम रोज लगाते थे या क्या पूरा प्लान बनाया? सर, प्री से पहले मेरा सोशोलॉजी का ऐसे ये नोट्स वाला पूरा प्रोग्राम हो चुका था कि आई हैड वॉच्ड ऑल योर लेक्चर्स, मेड नोट्स, और बुक्स भी पढ़ ली थी जो पढ़नी थी, और नोट्स मैं बना चुकी थी। जो शॉर्टर नोट्स थे 1 पेजर्स, वो मैंने प्री और मेंस के बीच में बनाए।
राइट। एंड आई मेड श्योर कि प्री और मेंस तक मैंने डेली ऑप्शनल पढ़ा है, ऑप्शनल आई डिड नॉट लीव फॉर अ डे। अच्छा, ओके। तुमने ऐसे यहाँ स्लीपी पे बहुत सारे टेस्ट लिखे, और उस एक टेस्ट में शायद मैं देख रहा था बीच में आपको वहाँ पे ना वार्न भी किया गया था कि यू एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट्स, तो उसके बाद लेकिन वो दोबारा नहीं हुआ। तो ये भी एक जैसे अच्छी चीज़ है कि अगर कोई बता रहा है आपको, और रादर उसके शायद -5 मार्क्स भी किए गए हैं आपके उस टेस्ट में, ऐसा कुछ है। तो इसीलिए इस पर जो फीडबैक को कैसे, लाइक हाउ वुड यू टेक इट? अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे जस्ट कैन नॉट रियली पॉजिटिवली टेक फीडबैक। तो आप फीडबैक को लेके कैसे, लगता था कि कितना इम्प्लीमेंटेबल है, या टीचर ने इतना कुछ लिख दिया, इतना कौन कर सकता है, तो मैं अपने हिसाब से चलूं? क्या था फीडबैक को लेके, क्या मैकेनिज्म था? सर फीडबैक को लेके आई वाज वेरी ओपन टू ऑल द फीडबैक दैट आई वाज रिसीविंग। अगर मुझे टेस्ट में कुछ भी एकदम छोटी से छोटी बात भी बोली गई है तो आई वुड मेक श्योर कि मैं वो चीज एटलीस्ट रिपीट ना करूं। ओके। कई बार डेफिनेटली हो भी जाती है क्योंकि हमारा राइटिंग पैटर्न एक फिक्स हो जाता है, तो चेंज लाना उसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें टाइम लगता है। बट अगर जो भी फीडबैक होता था, मैं मतलब जो भी मैं टेस्ट लिखती थी उससे पहले पिछले का फीडबैक देखती थी, एंड वो मैं अपने दिमाग में रखती थी कि ये मुझे रिपीट नहीं करना है। गुड गुड, बहुत अच्छी क्योंकि बात है। जैसे मैंने आप मुझसे कह रहे थे ना वो कि वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही थी, वो मुझे हो ही रही थी, और मुझे उसमें राइट। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं कंसाइज कैसे करूं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे उसको छोटा करूं। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा आंसर राइटिंग करी कि थोड़ा सा उसको छोटा करके लिखना है, या फिर उतने ही वर्ड्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैसे ऐड करना है। तो वो एकदम फीडबैक तो इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, और उससे माय स्कोर आल्सो इम्प्रूव्ड इन टेस्ट, राइट। जैसे जैसे मैंने फीडबैक इम्प्लीमेंट किया राइट। सब्सिक्वेंट टेस्ट में। और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, डॉक्टर्स की इतनी अच्छी नहीं होती जैसे, तो मुझे इसलिए पता है कि वो एडेड एक एडवांटेज है, यू कैन कम्युनिकेट बेटर। तो जैसे अगर कोई बच्चे देख रहे हैं, इसको मैं चाहता हूँ बताना कि अच्छी हैंडराइटिंग रख सकते हो प्लीज़। अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे तो प्लीज़ डू दैट, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। स्लीपी के साथ सबसे पहले तो मैं यूट्यूब चैनल से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। मैंने सोशियोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट देखी है एकदम, और उससे नोट्स भी बनाए हैं। Right. और मोर आई जॉइंड योर क्रैश कोर्स आल्सो Right. एंड टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पर एक मुश्किल सवाल है आपके सामने, बहुत मुश्किल सवाल। तो इस पर बच्चों को आंसर देना है कि पेपर 2 का क्या करें। पेपर 2 इतना फैला हुआ है, डायनामिक है, कोई किताब नहीं मिलती, और क्या करें पेपर 2 का? सर पेपर 2 को लेके तो मैं भी बहुत डरी हुई थी, और पेपर 2 से पहले आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। ओके। बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड। मैं अंदर जाने से पहले मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी, एंड दे वर लाइक तू लिख के आ जा, बस कैसे भी लिख के आ जा, बस कंप्लीट कर देना, कोई बात नहीं, लोड मत ले। और तो इस माइंडसेट के साथ मैं भी अंदर गई थी, और वो वही है, क्योंकि पेपर 2 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो जनरली कोई थिंकर याद ही नहीं आता, क्योंकि उससे एसोसिएटेड आपने थिंकर पढ़ा नहीं होता। तो आपको ऐसा लगता है कि अब इसको जीएस का आंसर बन जाएगा अगर ऐसे लिख देंगे, तो सोशियोलॉजी का आंसर कैसे बनाए। सो फॉर दैट सर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 2 में डेफिनेटली डिफिकल्टी है ये वाली, लेकिन उसके साथ एक एडेड एडवांटेज है कि वो हमारी सोसाइटी के बारे में ही बात करता है। Right. तो वी कैन साइट एग्जाम्पल्स जो हमने हमारी आंखों के सामने देखे हैं। तो एक वो चीज है, और सेकेंडली सोशियोलॉजिकल जार्गन्स एकदम वर्ड्स यूज करो सोशियोलॉजी के भारी भारी, तो दैट कैन हेल्प डेफिनेटली सर। तो वही सोशियोलॉजी का आंसर बनाता है। और पेपर 1 के थिंकर भी कोट कर सकते हैं अगर याद आ रहा है एक आधा। डेफिनेटली सर, मैंने तो बहुत कोट किया है पेपर 1 के थिंकर्स। ओके। तो क्योंकि मुझे इतने याद ही नहीं रहते थे, पेपर 1 के ही याद रहते थे, तो मैं वही याद कर देती थी। हाँ, पेपर 1 में नंबर भी बहुत बहुत ही ज्यादा है आपके, तो 170 प्लस है। 173 है, तो ये भी शायद हाईएस्ट ही है शायद पेपर 1 में, तो इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो चलो पेपर 2 मिलाकर तो हाईएस्ट इन सोशो ही हो गए, 315 नंबर, तो बहुत ही ज़्यादा नंबर होते हैं। सोशो का अदर एरियाज में यूज है कुछ, या फिर कन्फाइंड सही सिलेबस है, बस उतने में काम आएगा? सर नहीं, सोशो का तो बहुत यूज है। सबसे पहले तो GS1 में ही सोशल इश्यूज जो हैं उसमें, फिर GS2 में जस्टिस, सोशल जस्टिस वाले पोर्शन में यूज आ जाता है, एसए में यूज होता है, एथिक्स में भी यूज आ जाता है। तो काफी अच्छा इसका सिलेबस है, एकदम ऑल एनकम्पासिंग, जो कि सारे GS के सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है।
सर आई गेस इंट्रोडक्शन से ही अपना इम्पैक्ट बनते जाना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन भी रेलेवेंट टू दी क्वेश्चन होना चाहिए। अगर किसी डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो मुझे लगता है वो बेस्ट होता है। उसके बाद बॉडी में मुझे ऐसा लगता है पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने का काफी फायदा होता है। हाईलाइट करके कि जो भी डिमांड है क्वेश्चन की वो हम कहाँ एड्रेस कर रहे हैं। तो वो चीज ताकि जो भी चेक कर रहा है उसको एकदम तुरंत दिखना चाहिए कि हाँ द क्वेश्चंस डिमांड हैज बीन एड्रेस्ड राइट हियर, और समझ में भी आया है जिसने आंसर लिखा है उसको कि व्हाट वाज आस्क्ड। तो पॉइंट वाइज और हाईलाइटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंक्लूजन में थोड़ा जैसे कि आप अपने लेक्चर्स में बताते थे कि रे पॉसिन का मेथोडोलॉजिकल प्लूरिज्म, एलन ब्राइमन का, ऐसे आई ट्राई टू यूज ऑल ऑफ दीज। तो वो ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाता है कि आप कन्फाइंड नहीं हो बस एक जगह पे जो पूछा है, आप बाकी सारे थॉट्स को भी साथ में लेके चल रहे हो। तो दैट इज लाइक अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच व्हिच आई ट्राई टू इनकलकेट इन माय कंक्लूजन्स। अभी तक याद है आपको? चलो ये तो अच्छी बात है। ग्रेट। तो ओके, ये काफी हॉलिस्टिक है। और थिंकर्स कितने लिखने चाहिए कि बच्चे कंफ्यूज हैं कि कितने? हमें तो अभी भी सवाल पूछते हैं 3 थिंकर्स लिखें, 5 लिखें, 1 लिखें। तो ऐसे कोई कभी माइंडसेट था कि कुछ नंबर ऑफ थिंकर्स ही इतने होने चाहिए कि नहीं? नहीं सर, मतलब ये था कि एक तो मिनिमम लिख ही दो। अगर जैसे जीएस पेपर 2 में ये प्रॉब्लम आती है कि कोई थिंकर याद नहीं आ रहा है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन कहीं भी एक थिंकर तो मैं इंक्लूड कर दूं उसमें। और बाकी तो ऐसे जनरली अगर कोई आंसर में पॉइंट वाइज लिख रही थी तो मैं कई बार सारे पॉइंट्स में ही कोई ना कोई थिंकर से सब्सटैंशिएट कर देती थी। तो ऐसा कोई वो नहीं था कि मैक्सिमम इतने ही लिखने हैं या मिनिमम इतने लिखने हैं, बट हाँ एटलीस्ट एक लिख दो पेपर 2 में। बाकी पेपर 1 में तो मुझे लगता है काफी थिंकर्स याद आ ही जाते हैं क्वेश्चंस देख के। तो जितने वैसे याद आ रहे हैं उसको कन्फाइन करके, जस्ट ऐसे कोई बंद हो मत कि 3 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, 2 लिखने हैं। जी कि अच्छा एक जो तार में अगर आंसर बंधा होगा तो अपने आप ही अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को। One thing that I would say is जैसे कि सर आपने रट्टाफिकेशन नोट्स प्रोवाइड करे थे, वैसा कुछ या तो वही आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो फॉलो कर लें या फिर कुछ अपना बना लें। जैसे कि मैंने अपना भी बनाया था, साथ में मैंने आपके वाले भी पढ़े और अपने नोट्स खुद भी बनाए थे, वो भी पढ़े। तो मेरे इतने छोटे नोट्स थे कि आई कुड रिवाइज पेपर 2 in the middle of paper 1 and paper 2. Wow, in that gap. Right. So I had इतने छोटे notes also, and which helped me a lot because एक बार क्या हुआ कि I went through all the thinkers, so I could recall them very easily. नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी पहले, थिंकर्स ऐसे याद रह रहा था लेकिन तुरंत याद नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना है आपको जल्दी। तो ऐसे छोटे वाले नोट्स मैं इनका जरूर बोलना चाहूंगी सबको कि अगर इफ पॉसिबल आपके पास इतना टाइम है, और मैं अपने नोट्स भी शेयर करने की कोशिश करूंगी अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड टेलीग्राम चैनल सब बच्चों को चाहता हूँ बताना मैं कि इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, ठीक है? कि कोमल इज ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन थ्रू हर टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज इसको ज्वाइन भी करें एंड रिसोर्सेज भी देखें कि व्हाट ऑल रिसोर्सेज शी यूज्ड। ओके, तो एक कंसाइज करना जरूरी है। जी बिल्कुल, उससे एकदम जो तुरंत आप रिवाइज करके जाएंगे वो रिप्रोड्यूस करना पेपर पे विल बी इजियर। और दूसरा रिवीजन पे तो जितना स्ट्रेस करो उतना कम है। रिवीजन इज द की टू एवरी डोर इन यूपीएससी। राइट, कंटेंट अगर पढ़ लिया रिटेन तो हो, है ना, कुछ वहां पे जाके लिख तो पाए। राइट, तो एक ये है। उसके अलावा डेफिनेशंस का पूल अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा रे डायग्राम्स जैसे कि जो 15 मार्क 20 मार्क का क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मैं इंट्रोडक्शन के बाद अगर उससे एसोसिएटेड कुछ फीचर्स हैं तो उसको मैं रे डायग्राम में कर देती थी, तो उसमें ज्यादा स्पेस भी नहीं जाता था और काफी इंक्लूसिव लगता था क्योंकि काफी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स ऐड हो जाते थे। तो रे डायग्राम्स इजीली यूज कर सकते हैं सोशियोलॉजी में क्योंकि फ्लो चार्ट वगैरह इतना यूज हो नहीं पाता। कोशिश भी करते हैं तो बना नहीं पाते, लेकिन रे डायग्राम्स बहुत अच्छा तरीका है टू एक्सप्रेस मोर इन लेस वर्ड्स। राइट, ओके। ये फाइनली आई एम रियली ग्लैड कि यू कुड शेयर योर इनपुट्स, और माइन्यूट इनपुट्स हैं। आई एम श्योर कि जो बच्चा तैयारी करने लगता है, बैठता है, जो आज शायद 2019 या 20 वाली कोमल कोई बैठ के इसको देख रही होगी आज फिर से उसको एक दिशा तो मिलेगी कि किस दिशा में जाना है। बिल्कुल सर, फॉर अ पर्सन लाइक मी हु डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग सोशियोलॉजी के लिए, आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन यू, कंप्लीटली।
तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यू हैव रीच्ड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सिटिंग एट देयर होम्स और वहां से वो पढ़ रहे हैं और इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं।